राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एसक्यूएल क्वेरीज। ये हमारा डीबीएमएस पीवाईक्यू सीरीज का लास्ट टॉपिक है। एसक्यूएल सीरीज के बाद हमारे डीबीएमएस के सारे पीवाईक्यूज क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये इसके बाद एक वीडियो रहेगी क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, एक पार्ट में कवर अप हम नहीं कर पाएंगे। और जो भी फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं बच्चे, मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अभी हमारे पास सिर्फ 34 to 5 डेज ही बचे हैं पेपर के लिए यूजीसी नेट का। तो जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यू सीरीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और अपने मॉक टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट सीरीज कंप्लीट करेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। क्योंकि सिलेबस तो हम कवर कर लेते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं वैसे कुछ चीज याद भी हो जाते हैं, लेकिन जो मेन चीज होती है कि हम उन कंसेप्ट्स को अपने क्वेश्चंस में कैसे लगाते हैं, उनमें कैसे ट्रिक्स अप्लाई करते हैं, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं हमारा आंसर सॉल्व करने के लिए। तो वो चीजें हमें सारी की सारी पीवाईक्यू सीरीज में ही देखने को मिलती है। जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सीखेंगे ना, तो हम कितना भी कंटेंट पढ़ ले, और इसका सिलेबस इतना ज्यादा होता है, 10 यूनिट पेपर 1 की है, 10 यूनिट पेपर 2 की है, तो हम सिलेबस तो कभी कंप्लीट कर ही नहीं सकते, चाहे 1 साल भी क्यों ना हो जाए। फिर भी ये होता है जैसे जैसे पेपर आता है कि अभी यार ये टॉपिक तो हमारा कंप्लीट ही नहीं हुआ, ये यहाँ पे रह गया, अभी ये क्वेश्चन में ये कहाँ से आ गया। तो इससे सबसे बेस्ट आइडिया है कि अपने क्वेश्चंस उठाओ, उसमें से टॉपिक्स उठाओ, और जितना ज्यादा हो सके एटलीस्ट 70 to 80% सिलेबस हम कवर कर सकते हैं सिर्फ पीवाईक्यू सीरीज से, क्योंकि बार बार उन्हीं से आसपास क्वेश्चन से रिपीट होते आते हैं टॉपिक से। तो आज हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को ज्यादा ही हो गया। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट टॉपिक। पहला क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग। हमें दो लिस्ट गिवन है, लिस्ट 1 and 2। फर्स्ट में हमें बता रखी है कि definition, data definition language, data manipulation language, TCL एंड बाइनरी ऑपरेशंस। उसके अंदर कौन कौन सी कमांड होती है हमारे पास, कौन कौन सी क्वेरीज होती है, ठीक है, लॉक टेबल, कमिट, नेचुरल डिफरेंस और रिवोक। तो आपने ये सब चीजें तो पढ़ी ही होंगी, इससे ये बहुत ही बेसिक है, इससे बेसिक क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप लोग गलत कर रहे हो तो फिर तो बंदा क्या ही कर सकता है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज रिवोक होती है, रिवोक हमारी DDL और DCL भी होती है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ में सिर्फ DCL में मेंशन है, DDL में नहीं है, लेकिन अगर DDL गिवन है तो हम DDL लगाएंगे, लेकिन अगर DCL भी गिवन है और DDL और DCL दोनों गिवन है तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस DCL को देंगे, ठीक है। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, क्योंकि इससे हम ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं, रिवोक करना, ग्रांट करना, तो ये सारी चीजें फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी DCL की होती है। उसके बाद DML में क्या आ जाती है, कम वो हो जाएगी हमारी लॉक टेबल। उसके बाद हमारा बी का सी आ जाएगा हमारा TCL, तो इसमें कमिट हो जाती है हमारी, बाइनरी ऑपरेशन में हमारा नेचुरल डिफरेंस हो जाता है। डी के थर्ड से भी वैसे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं हमारे, डायरेक्ट बाइनरी ऑपरेशंस में क्या होता है हमारा नेचुरल डिफरेंस ही होता है। तो यहाँ से अब देख लेते हैं हम, हमारे पास कुछ कमांड्स होती हैं हर एक स्ट्रक्चर के उसमें बिहाफ पे। जैसे DDL में हमारे पास आ जाती है क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर एंड ट्रंकेट। उसके बाद आ जाती है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मैनिपुलेट करना, मॉडिफाई करना डाटा का, तो उसमें तो वैसे ही पता चल रहा है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, कॉल, एक्सप्लेन, कॉल एंड लॉक आ जाएगी। TCL में आ जाएगी हमारी कमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक, सेट ट्रांजेक्शन एंड सेट कॉन्स्टेंट। और उसके बाद DQL, सिर्फ एक DQL ऐसी है जिसमें सिर्फ एक ही कमांड आती है हमारी, और वो होती है सेलेक्ट। सबसे लास्ट में आ जाएगा DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेजेस, तो उसमें आ जाएगा हमारा ग्रांट एंड रिवोक। तो इन स्टेटमेंट्स को याद रखना, कमांड्स को याद रखना। इसमें मैच द फॉलोइंग में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे ही होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 4 5 5 कवर हो जाता है। तो एनटी का तो फेवरेट क्वेश्चन है, हर एक यूनिट में से जरूर डालता है, एक दो मैच मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इन स्टेटमेंट्स में से हमें ट्रू बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ये सारा का सारा ज्वाइन से है। ज्वाइन क्या होती है हमारे, वैसे देखो एसक्यूएल क्वेरीज की ना बहुत लंबी क्लास होती है, कोडिंग से रिलेटेड है सारा का सारा। तो इसमें अगर हमें स्टेटमेंट्स करनी है, सारा जितना भी प्रोग्रामिंग होती है इसकी, उसके लिए हम करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम है इसका। तो आज पहले 2 वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एसक्यूएल की मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें बेसिक चीजें होंगी, ताकि क्योंकि इसमें पहले भी एक बार लास्ट 2023 पता नहीं 24 में
एक पूरा पैराग्राफ आया था एसक्यूएल के ऊपर, सिर्फ क्वेरीज के बारे में पूछा था और सॉल्यूशन मतलब 5 क्वेश्चन आए थे, तो सोच लो 10 नंबर सीधे एसक्यूएल से आए थे। तो इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इसका पैराग्राफ आ सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि किसके ऊपर आएगा, क्योंकि किसी भी यूनिट में से आ सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में से, डीबीएमएस में से, नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क्स में से। बट अगर डीबीएमएस में से आता है ना, तो हर बार उसमें से एसक्यूएल का ही आता है। तो इसलिए एक वीडियो मैं जिसमें सारी की सारी बेसिक जो हमारी क्वेरीज होंगी, ज्यादातर चांस होते हैं जिनको कंबाइन करके हमें क्वेश्चंस फाइंड आउट करने होते हैं पेपर के अंदर, तो वो वीडियो मैं करूंगी। लेकिन पहले हम इसको पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट करेंगे एसक्यूएल के, उसके बाद वो वीडियो अपलोड करूंगी, तो आप सब जरूर देखना उसको, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपका एक लाइक शेयर बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और कॉन्फिडेंस भी आता है कि भाई बच्चों को वीडियोस पसंद आ रही है, उनके लिए हेल्पफुल है कंटेंट, तो ज्यादा से ज्यादा बनाओ, ताकि जितने बच्चे हो सके ना वीडियो देख के अपना नेट क्लियर कर सके, जेआरएफ एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। आप किसी भी चैनल पे देख लेना, इतने अच्छे से और इतने डिटेल में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सिर्फ 1-2 यूनिट के करवा के बच्चों को अट्रैक्ट करके टीचर्स छोड़ देते हैं, उसके बाद बोलते हैं हमारा पेड कोर्स लो। तो मैं ऑफलाइन भी पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन मैंने अभी जस्ट नया नया स्टार्ट किया, तो इसलिए सारा का सारा कंटेंट मेरे यूट्यूब पे ही मिलेगा और सारा हमेशा फ्री ही रहेगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते हैं ना। तो चलो अब हम पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं इनको, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेल्फ जॉइन इज पॉसिबल इन एसक्यूएल विद टेबल एनालाइज, तो ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें से हमें ट्रू बताना है, ठीक है। आउटर जॉइन ऑपरेशन इज बेसिक ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा, तो ये तो अभी अभी हम पढ़ेंगे, तो ये बेसिक नहीं होता, ठीक है, ये ड्राइव्ड ऑपरेशन होता है इसका, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। आई थिंक यहाँ से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हमारे, ठीक है। और अगर फर्स्ट करेक्ट है तो थर्ड पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन हमारे डी आ जाएगा यहाँ से। लेकिन फिर भी हम थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं। नेचुरल ज्वाइन एंड आउटर ज्वाइन ऑपरेशंस आर इक्विवेलेंट, तो नहीं, ये बिल्कुल भी सेम नहीं होते, दोनों के दोनों डिफरेंट होते, तो ये भी गलत होगी। तो इसमें ट्रू पूछा तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, ओनली वन। देखो बेसिक ऑपरेशंस में हमारे पास सिर्फ सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, रीनेमिंग, क्रॉस प्रोडक्ट, सेट डिफरेंस और यूनियन आता है। तो ड्राइव ऑपरेशन में हमारे कौन कौन से आते हैं? जॉइन, इंटरसेक्शन एंड डिवीजन। तो हमारा फर्स्ट सेकंड वाली स्टेटमेंट क्यों गलत हुई थी कि आउटर जॉइन हमारा कौन सा ऑपरेशन है? ये डिराइव्ड है, बेसिक नहीं है, तो इसलिए वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ओनली वन। अब देखो हमारे पास ना जॉइंस होते हैं, लेफ्ट जॉइन होता है, फुल जॉइन होता है, आउटर जॉइन होता है, ठीक है, ये सारी चीज होती हैं। तो इसमें एक बेसिक चीज बता देती हूँ, वैसे तो क्वेरीज के थ्रू ही पूछा जाता है इसमें, लेकिन डायग्राम से हम थोड़ा एटलीस्ट कई बार डेफिनेशन भी आ जाती है कि फुल जॉइन क्या होता है, आउटर जॉइन क्या होता है, राइट जॉइन क्या होता है। बेसिक क्वेश्चंस में हम ज्यादा फंस जाते हैं, तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा ज्वाइन। सिंपल ज्वाइन लिखा हो ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास ज्वाइन हमेशा हमारे 2 टेबल्स के बीच में लगेगा, ठीक है, कि एक टेबल 1 है, एक टेबल 2 है, उसके अंदर से हमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन का मतलब होता है कंबाइन करना। तो उसमें अगर सिंपल ज्वाइन लिखा होता है, तो सिर्फ हम उसमें से कॉमन एट्रीब्यूट्स को ही निकालते हैं, कॉमन वैल्यूज को ही उसमें से क्या करते हैं, एक तरफ में साइड में उसको वो कर देते हैं, रिट्रीव कर लेते हैं डाटा को, सिर्फ जो हमारा सेम रहेगा, ठीक है, वो हमारा आता है जॉइन में। उसमें लेफ्ट टेबल और राइट टेबल्स में से जो भी हमारे पास कॉमन या फिर सेम एलिमेंट्स या वैल्यूज होंगे, उनका हम एक नया टेबल बना देंगे, वो हमारा नया जॉइन आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा फुल जॉइन। फुल जॉइन के अंदर हम 2 टेबल्स को एक ही टेबल के अंदर कंबाइन कर देते हैं, उसमें सारी वैल्यूज आ जाती है, लेफ्ट की डिफरेंट, राइट की डिफरेंट, और जो दोनों में कॉमन है, सिमिलर है, वो वैल्यूज भी सारी की सारी हम एक ही टेबल के अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं, वो रिट्रीव करते हैं उसमें, वो हमारे आ जाता है फुल जॉइन। उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट लेफ्ट जॉइन। तो अब देखो लेफ्ट जॉइन से क्या रहेगा कि कॉमन एलिमेंट्स तो राइट के भी निकाल लेंगे हम, लेकिन उसके साथ साथ कौन से चलेंगे, लेफ्ट का पूछा तो लेफ्ट के एलिमेंट। ऐसे ही राइट जॉइन में कि दोनों के अंदर जो सिमिलर है हमारे कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे, वैल्यूज एट्रीब्यूट्स रहेंगी, उनके साथ साथ राइट टेबल के जितना भी डाटा हमारा वो चलता रहेगा। तो ये डिफरेंस होता है, उसमें हम राइट में हम लेफ्ट टेबल की वैल्यू नहीं लेते और लेफ्ट में हम राइट टेबल की वैल्यू नहीं लेते। ये हमारा होता है सिंपल जॉइन, ठीक है। उसके बाद जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है ना चीजें, वो हमारी आ जाती है इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव।
कि लेफ्ट जॉइन के अंदर हमारा लेफ्ट इंक्लूसिव होता है और लेफ्ट एक्सक्लूसिव होता है। वहीं अगर राइट की बात करें तो राइट इंक्लूसिव होता है एंड राइट एक्सक्लूसिव होता है। तो इनके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इंक्लूसिव का मतलब होता है इंक्लूड करना, ठीक है, और ये हम यूज कर रहे हैं सिमिलर वैल्यूज के लिए, कि अगर हमें सेम कॉमन जो रोज है, एट्रीब्यूट्स है, हमारे कॉलम्स है, उनको अगर इन्वॉल्व करना है, इंक्लूड करना है, ठीक है, लेफ्ट साइड वाले में अगर इंक्लूसिव लेफ्ट इंक्लूसिव है तो लेफ्ट टेबल के कॉमन एलिमेंट्स हम इंक्लूड कर देंगे राइट टेबल वाले भी उसमें, तो हमारा लेफ्ट इंक्लूसिव आ जाएगा। जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है ये वाला ए और बी वाले में, तो ये हमारा आ जाएगा लेफ्ट इंक्लूसिव, इंक्लूड करके कॉमन एलिमेंट्स को लेफ्ट टेबल के अंदर राइट वाले में से भी, तो वो हमारा लेफ्ट इंक्लूसिव आता है। और एक्सक्लूसिव का मतलब एक्सक्लूड कर देना, निकाल देना बाहर, रिमूव कर देना। तो अब सिमिलर एलिमेंट्स को हम छोड़ देंगे, सिर्फ लेफ्ट टेबल में से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को हम एक अलग टेबल में रिट्रीव कर लेंगे या फिर अलग से क्रिएट कर लेंगे अलग टेबल हमारी, वो हमारा आ जाएगा लेफ्ट एक्सक्लूसिव। सेम हमारा राइट में आ जाएगा, उसमें लेफ्ट टेबल लिया था हमने तो राइट इंक्लूसिव में राइट टेबल के साथ आ जाएगा और राइट एक्सक्लूसिव में राइट एक्सक्लूसिव के साथ आ जाएगा। फिर आ जाता है फुल आउटर इंक्लूसिव। देखो फुल जॉइन और फुल आउटर इंक्लूसिव सेम है, इसमें दोनों टेबल्स का सारा मिक्सअप, सारा डाटा हमारे एक ही टेबल के अंदर आ जाता है, वो हमारा आ जाता है फुल आउटर इंक्लूसिव। लेकिन अब देखो इनर जॉइन और फुल आउटर एक्सक्लूसिव में क्या डिफरेंस होता है। इनर जॉइन के अंदर हम सिर्फ कॉमन और सिमिलर जो हमारे टेबल्स रोज कॉलम्स होते हैं उनको लेते हैं सेम वैल्यूज वाले, उसके अलावा लेफ्ट और राइट वाले का कोई भी हम नहीं लेते। जॉइन और इनर जॉइन सेम होता है, ऐसे रिलेट कर लिया करो, इजी रहते हैं। उसके बाद फुल आउटर एक्सक्लूसिव, फुल आउटर एक्सक्लूसिव में क्या होता है, हमारा जितना भी सिमिलर है ना, मतलब इनर जॉइन को छोड़ के बाकी जो हमारे पास बचा था वो हमारा आउटर एक्सक्लूसिव हो जाएगा। आई होप आप सभी को जॉइंस की कॉमन बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी डेफिनेशन आ जाती है राइट जॉइन की, फुल जॉइन की, लेफ्ट इंक्लूसिव की, ठीक है, लेफ्ट एक्सक्लूसिव की, तो आपने गलत नहीं करके आनी है, ठीक है। जिन बच्चों को समझ नहीं आई ना वो एक बार कुछ सेकंड पीछे करके वीडियो को देख लिया करो, बार बार एक दो बार रिपीट पे, तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। अगर ध्यान से देखोगे ना और जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनोगे, रिलेट करने के बाद अपने आप समझ में आ जाएंगे। बहुत इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल है। डीबीएमएस तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। उसके बाद आ जाती है एन assertion is a predicate expression, a condition we wish database to always satisfy the correct syntax of। ये एक ऐसी कंडीशन है, हम ये चाहते हैं कि ये डाटाबेस में हमारी हमेशा क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। अगर ये नहीं करती है ना तो उसमें इसका मतलब होता है फिर वहां पे कोई बग या फिर एरर है, मतलब कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट है वहां पे। तो ये चीज होती है इसके अंदर। तो इसका जो सिंटेक्स होता है ना वो इसका आएगा करेक्ट क्रिएट असर्शन, असर्शन का नेम आ जाता है जो भी हमें उससे रिलेट रखा होता है डाटाबेस में या जो भी, और उसके बाद चेक प्रेडिकेट, वहां पे कंडीशन लगा देते हैं प्रेडिकेट की, तो वो हमारा आ जाता है असर्शन। यहाँ पे डायरेक्ट पूछा है तो इसको सिंटेक्स को याद कर लेना असर्शन को, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब हम एसक्यूएल क्वेरी से रिलेटेड करेंगे ना, वहां से जब बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे ना तब इन चीजों को समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। अभी अगर एक्सप्लेन करेंगे समझेंगे तो एकदम से सिंटेक्स समझ नहीं आता डायरेक्ट, क्योंकि हमने बेसिक पहले वो तो किया नहीं है कि हम सेलेक्ट वो क्या क्वेरी कैसे यूज करते हैं, ठीक है, वेयर क्लोज कहाँ यूज करते हैं, ग्रुप बाय ऑर्डर हैविंग, ये सारी चीजें, ज्वाइन कैसे लगाते हैं, नेस्टेड क्वेरीज क्या होती है। तो ये सारी चीजों के बाद अगर हम इन चीजों को समझे तो इजी रहता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल भी गिवन है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। असर्शन चेक अभी आ गया कि हमें कोई डाटाबेस के अंदर हम कोई कंडीशन की डिमांड करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और वो हमेशा हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इससे हम डाटाबेस की इंटीग्रिटी को क्या करते हैं, अश्योर करते हैं, ठीक है, कि हमने जो असर्शंस यूज किए वो हमारी बिल्कुल करेक्ट है। अगर वो हमेशा ट्रू नहीं आ रही है हमारी, तो अनलेस देयर इज ए बग, मतलब वहां पे कोई ना कोई बग होगा, श्योरिटी है। तो उसके बाद अब इसमें सिंटैक्स गिवन है, जैसे क्रिएट असर्शन एट मोस्ट वन persistent एट चेक, तो ये एक नाम गिवन है यहाँ पे, असर्शन का नेम जो लिखा हुआ था नेम की जगह हमने उसका नाम दिखा दिया। तो अब यहाँ पे कंडीशन लगा दी हमने, क्या लगाई है, सिलेक्ट काउंट स्टार, स्टार का मतलब होता है सारे जितने भी हैं। अगर सिर्फ सिलेक्ट लिखा हुआ तो जितनी कंडीशन होती है, स्टार मतलब कंप्लीट होल डाटा, फ्रॉम एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय में से, वेयर ई डॉट जॉब इक्वल टू परसिस्टेंट लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हमने एक कंडीशन लगा दी और हमें ये सेटिस्फाई करवानी ही करवानी पड़ेगी, हमारी ट्रू होनी चाहिए। तो ये चीज आ जाती है हमारी क्वेरीज के अंदर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो
ड्रॉप, डिलीट एंड ट्रंकेट, इन तीनों का काम डिलीट करना ही होता है। और मैंने उस दिन भी बताया था जब हमने डिलीट और ट्रंकेट का वो किया था, डिफरेंस किया था। जिन बच्चों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके आप प्लीज PYQ सीरीज में जाके चेक करो, आप वहां पे आपको मिल जाएगा। इन तीनों कमांड में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे ड्रॉप पे है, डिलीट पे या फिर ट्रंकेट पे है। हर साल आता है, 14, 15, 16, 17, 18, कितने भी PYQ सीरीज उठा के देख लेना, क्वेश्चंस उठा लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नेट पे मिल जाएंगे, इजीली सर्च कर लेना, हर बार मिलता है ये क्वेश्चन। तो इन ऐसे ऐसे टॉपिक्स को छोड़ के मत जाना कि हम इसको छोड़ जाते हैं, ये तो हमें आता ही है। ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट, इसमें क्योंकि माइनर सा ही डिफरेंस होता है, बाकी सारी चीजें सेम है इनकी। तो चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। ड्रॉप टेबल कैन नॉट बी यूज टू ड्रॉप ए टेबल रेफरेंस्ड बाय डैश कांस्टेंट। ठीक है, हम ड्रॉप टेबल को यूज नहीं कर सकते और ड्रॉप टेबल रेफरेंस को ड्रॉप नहीं कर सकते, किसके द्वारा, कौन से कांस्टेंट के द्वारा। तो भाई इसके ऑप्शन है ए प्राइमरी की, सुपर की, सब की एंड फॉरेन की। तो इसका आंसर आएगा फॉरेन की। फॉरेन की को कांस्टेंट को हम नहीं यूज कर सकते ड्रॉप टेबल के लिए। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक रेफरेंसिंग टेबल है, ये किसके साथ कनेक्ट होता है, रेफरेंस टेबल। ये रेफरेंस टेबल है और इसको रेफरेंसिंग टेबल कौन सा होता है, इसका प्राइमरी की होती है। तो ये एक रिलेशन होता है इसका दूसरे टेबल के साथ, इसलिए हम इसमें ड्रॉप टेबल नहीं यूज कर सकते, ड्रॉप कमांड नहीं होती इसके फॉरेन की कांस्टेंट के यूज में। तो अब कुछ प्रॉपर्टी लिखी हुई है फॉरेन की कांस्टेंट की, क्या क्या होती है कि दैट पेरेंट फील्ड इज बीइंग रेफरेंस्ड हैज टू बी यूनिक प्राइमरी की, क्योंकि किसके द्वारा रेफरेंस किया जाता है, प्राइमरी और यूनिक की वजह से, इसलिए हम इसको क्या नहीं कर सकते, ड्रॉप नहीं कर सकते। द चाइल्ड फील्ड में हैव डुप्लीकेट्स एंड नल्स, तो इसकी चाइल्ड फील्ड में डुप्लीकेट्स और नल वैल्यूज हो सकती हैं। पेरेंट्स रिकॉर्ड कैन बी डिलीटेड इफ नो चाइल्ड एग्जिस्ट। देखो, अगर पेरेंट रिकॉर्ड हम डिलीट कर सकते हैं तो वो एक कंडीशन दे दी उसने कि उसका चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो अब बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ देंगे कि पेरेंट्स रिकॉर्ड्स कैन बी डिलीटेड, ठीक है, ये वाला भूल जाते हैं कि उसका नो चिल्ड्रन एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब उसका चिल्ड्रन नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे एक भी चिल्ड्रन है तो हम उसके पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकते। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स पे ही हमारे क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो इनको माइंड में बिठा लो, नोट्स बना लो, हैंडमेड्स शॉर्ट नोट्स लिख लो, बहुत इजी रहते हैं। तो द मास्टर टेबल कैन नॉट बी अपडेटेड इफ ए चाइल्ड एग्जिस्ट। मास्टर टेबल कौन सा होगा यहाँ पे, प्राइमरी की होती है, ठीक है। मस्ट रेफरेंस प्राइमरी की इन दी प्राइमरी टेबल। अब ये रेफरेंस प्राइमरी की उसको रेफरेंस करेगी तभी तो वो फॉरेन की वाला टेबल बना है। फॉरेन की कॉलम एंड कंस्ट्रेंट कॉलम शुड हैव मैचिंग डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स उन दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मैच होना चाहिए। रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी इंसर्टेड, ये अनोमली आ गई, हमने स्टार्टिंग में किया था कि इसके अंदर रिकॉर्ड्स को हम क्या नहीं कर सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते। इफ द चाइल्ड टेबल इज, इफ ए कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड इन द मास्टर टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, और मास्टर टेबल में से हम कुछ डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि चाइल्ड टेबल किसमें, फॉरेन की में एग्जिस्ट। चाइल्ड टेबल कहीं ना कहीं फॉरेन की को ही बोल रहा है, फॉरेन की वाला रेफरेंसिंग और रेफरेंस टेबल के नाम को इन्होंने पेरेंट और चाइल्ड वाला वो नाम दे दिया है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कौन सी बला आ गई हमारे सामने, हमें समझ ही नहीं आ रही। अब देखो फिर से एक क्वेरी का क्वेश्चन आ गया हमारे सामने कि दी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन इन ए यूनिवर्सिटी इज स्टोर्ड इन दी रिलेशन स्टूडेंट, वहां पे नेम, सेक्स, मार्क्स और डिपार्टमेंट नेम लिखा हुआ है, जेंडर भी बताया उसका। तो कंसीडर द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरीज। अब उसने क्या क्वेरी लगाई है कि सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, हमें डिपार्टमेंट नेम का को सिलेक्ट करना है फ्रॉम स्टूडेंट, किसमें से, स्टूडेंट्स के अंदर से, जहाँ पे जेंडर क्या है उसका, मेल है, ग्रुप बाय ग्रुप करना है हमने किसमें, डिपार्टमेंट, सारे के सारे डिपार्टमेंट नेम्स में। हैविंग क्या कंडीशन लगाई है उसने कि उसके एवरेज मार्क्स है ना वो ग्रेटर देन होने चाहिए, सब किसमें से, सिलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, जितने भी सारे स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स उनमें से ज्यादा उसके डिपार्टमेंट नेम हमें वो करना है कि उसके एवरेज मार्क्स सबसे ज्यादा। तो इट रिटर्न्स द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर विच। तो अब इनमें से हमें बताना है कि वो क्या रिटर्न करेगा, हमें क्या वैल्यू आएगी हमारी। तो इसमें बोला है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ द मेल स्टूडेंट इज मोर देन द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द सेम डिपार्टमेंट। तो उसमें उसने बोला है क्या सेम डिपार्टमेंट्स में होएगा या फिर यूनिवर्सिटी में से होएगा, एंड मोर देन इन दी मेल स्टूडेंट्स इन दी यूनिवर्सिटी, या फिर सिर्फ मेल स्टूडेंट्स में से होएगा और एवरेज मार्क्स ऑफ दी, या फिर पूरे मेल स्टूडेंट्स भी यूनिवर्सिटी में से। देखो इसने चार कंडीशन दी है, उसने पहली कंडीशन में लिखा है कि उस
स्टूडेंट के, मेल स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स सारे एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट से सेम डिपार्टमेंट से में होंगे, फिर सेम उसके लिए लिखा यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। लेकिन उसमें सी और डी तो वैसे एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि इसने बोला है कि सिर्फ मेल स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स हमें मेल स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स में से ही बताने हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमें किस में से बताने हैं, स्टूडेंट में से, मेल और फीमेल दोनों होने चाहिए। तो सी और डी तो हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो ए और बी में से हमें क्या, इसका आंसर बी आएगा। बी क्यों आएगा, क्योंकि इसने बोला है कि होल यूनिवर्सिटी में से बताने हैं, हम एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तभी तो हम बाकी स्टूडेंट्स के एवरेज के रिगार्डिंग उसके एवरेज मार्क्स क्या हाईएस्ट या मोर देन निकाल रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर बी आ जाएगा। हमें यूनिवर्सिटी में फाइंड आउट करना है, ठीक है, सिर्फ सेम डिपार्टमेंट में ही आएगा। देखो इसका आंसर आएगा बी आएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस, तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार, क्या एक थंबनेल से क्या ही हो जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर ए कस्टमर्स डाटाबेस टेबल हैविंग ए, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत फेवरेट है एनटीए का खासकर। तो इसने बोला है कि हैविंग ए कॉलम सिटी फील्ड विद ऑल द नेम्स ऑफ द इंडियन सिटीज, ठीक है, इन कैपिटल लेटर्स, द एस्क्यूएल स्टेटमेंट दैट फाइंड्स ऑल द सिटी दैट हैव GAR somewhere in its name is। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले ना कुछ वो बता देती हूँ आपको, एक इस टॉपिक को थोड़ा सा हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं, डिटेल बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये हमारा होता है हमारी लाइक, इसको हम बोलते हैं लाइक कमांड बोल दो, लाइक क्वेरी बोल दो एसक्यूएल के अंदर, ठीक है, कि ये स्ट्रिंग मैचिंग वाली हमारी ये कमांड होती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग दे रखी है जो स्टार्ट हो रही है किसी भी वर्ड से, जैसे ए से स्टार्ट हो रही है, उसके पीछे कुछ भी आ जाए, लेकिन वो स्टार्ट किससे होनी चाहिए, ए से होनी चाहिए, तो उसको हम लिखते हैं ए परसेंटेज से। हाईलाइट कर रही हूँ मैं साथ के साथ ताकि समझ आ जाए आपको। देखो ये रहा भाई, जब भी मैं इसको चलाती हूँ ना बोल के, तब ये चलता ही नहीं है। हाँ चला चला चला, देखते हैं भाई क्या हो गया इसका। चलो शुक्र है चल पड़ा। तो देखो ए परसेंटेज का मतलब ए से स्ट्रिंग स्टार्ट होनी चाहिए, उसके बाद में लास्ट में कुछ भी आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा चाहे ए आ जाए डजेंट मैटर। और उसके बाद अगर पहले परसेंटेज लगा दे बाद में हमारा अल्फाबेट है कोई भी, तो उसका मतलब है कि हमारी जो स्ट्रिंग है ना वो खत्म उस वर्ड से होनी चाहिए, स्टार्टिंग में कुछ भी हो। जैसे मान लो क्या, ए से क्या खत्म होता है भाई, बी सी डी ए, ठीक है, आगे बी सी डी लगा दिया हमने, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट में क्या होना चाहिए, हमारा ए होना चाहिए, ठीक है। अब आ गया ए परसेंट टी, इसका मतलब है फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट में ए होना चाहिए और बिल्कुल लास्ट में हमारे पास टी होना चाहिए, उसके बीच में चाहे कुछ मर्जी आ जाए, सारे अल्फाबेट आ जाए चाहे ए और टी को छोड़ के, तो वो हमारा हो जाता है ए परसेंटेज टी। परसेंटेज का मतलब होता है कोई भी अदर वर्ड, कुछ भी हो सकता है उसकी जगह पे, ठीक है, आगे पीछे जो भी वर्ड, लेकिन अगर हमने कोई स्ट्रिंग लिख दिया ना तो वो उसके अंदर होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है कि उसकी पोजीशन क्या रहेगी, जहां पे हम उस वर्ड को लिखेंगे उसकी पोजीशन उसी हिसाब से रहती है। तो अब देखो नेक्स्ट वाले में आ जाएगा परसेंटेज वाव परसेंटेज, मतलब वाव प्रेजेंट होना चाहिए मिडल में, और फर्स्ट और लास्ट में उसके कुछ भी लिखा हो, मतलब वाव की सब स्ट्रिंग होनी चाहिए उसके अंदर, उसके अलावा कोई भी फर्क नहीं पड़ता हमें। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट वाला कि एक नीचे अंडरस्कोर है, वाव फिर परसेंटेज है, ठीक है। इसने बोला है कि हमें वर्ब सब स्ट्रिंग तो चाहिए, लेकिन सेकंड पोजीशन से स्टार्ट होनी चाहिए, फर्स्ट पे कुछ भी आ सकती है। देखो यहाँ इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा कि यहाँ पे परसेंटेज में जरूरी नहीं है कि सिर्फ पहली पोजीशन हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चाहे 10वें नंबर पे हो, हमें सिर्फ सब स्ट्रिंग वाव चाहिए किसी भी वर्ड के अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये था, लेकिन अगर यहाँ पे एक अंडरस्कोर लगा दिया हमने तो मतलब वाव की पोजीशन फिक्स कर दी कि वो सेकंड पोजीशन पे ही होनी चाहिए, वाव हमें पूरी की पूरी स्ट्रिंग में मिलना चाहिए। अब उसके बाद जैसे जैसे ये गया, ये है, अब इसमें वाव की जगह ए लिख दिया कि ए हमें सेकंड पोजीशन पर ही चाहिए, फर्स्ट पे कुछ भी आ जाए, बी सी डी ई एफ कोई फर्क नहीं पड़ता, और परसेंटेज लगा रखा है मतलब उसके बाद में तो कुछ मर्जी आ जाए तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और जरूरी नहीं है एक ही वर्ड हो, 4 5 6 7 जितने मर्जी आ सकते हैं। अब उसके बाद बोला है कि मैच स्ट्रिंग दैट स्टार्ट विद ए एंड कंटेन एटलीस्ट 2 मोर कैरेक्टर्स। अब कई बार क्या होता है कि अब हमें जैसे बी और ए ही फाइंड आउट करना है, तो हमने ए की पोजीशन सेटिस्फाई कर दी, लेकिन उसमें ये नहीं मेंशन किया कि हमें कितने वर्ड्स चाहिए, तो ए लगा के अंडरस्कोर बाद में परसेंटेज, तो हमें एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 तो करेक्टर होने ही होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है। ये नहीं है कि
उसको ऐसे ही छोड़ दो। हम दो वर्ड की होनी चाहिए, एक ही करके उसको फाइंड आउट करके ऐसे ही लीव कर दिया, तो ये हमारा आ जाता है A_परसेंटेज। जब हमें फिक्स फाइनल पोजीशन गिवन है ना कि भाई हमें इस चीज पे वो करना ही करना है, तब हम वहां पे पोजीशन फिक्स करनी है तो अंडरस्कोर लगा देंगे, लेकिन आगे पीछे कुछ भी आ जाए तो दोनों का परसेंटेज आ जाता है। अब इसने बोला कि इस गैर हमारी GAR हमारा क्या आना चाहिए, सब स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। तो बी तो हम वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे, क्यों, इसके इसमें डॉलर लगा हुआ है और एक में कॉलम लगा हुआ है, तो बी और डी तो हमारे वैसे एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास बचा ए और सी। तो देखो अभी मैंने बोला था कि ये कौन सी होती है, हमारी लाइक एसक्यूएल क्वेरी होती है। तो जिसके साथ लाइक लिखा हुआ है ना, हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा, लाइक परसेंटेज GAR परसेंटेज। तो लाइक का मतलब सेम चीज फाइंड आउट करना, इसके जैसा ही उस स्ट्रिंग के अंदर हमें मिलना चाहिए। तो ये क्वेरी हो जाती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। हमें कस्टमर्स के अंदर से उन सारी की सारी सिटीज को फाइंड आउट करना है, वेयर कहाँ पे कौन कौन सी, वेयर मतलब कंडीशन लगा दी हमने, लाइक क्या कि उसकी सब स्ट्रिंग GAR होनी चाहिए। तो ये चीज होगी हमारी एसक्यूएल क्वेरी की लाइक के अंदर। याद रखना इसमें, ये सिर्फ ऐसे भी, इसमें अब सब स्ट्रिंग पूछी है तो कई बार स्टार्ट विद ए एंड विद ए ऐसे भी पूछ सकता है, तो इसको भूलना मत, ठीक है इसका। अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास 3 एसक्यूएल क्वेरी गिवन है कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम पीपल वेयर एज इज ग्रेटर देन 21। पहली कंडीशन है कि एज वहां पे लोगों की क्या होनी चाहिए, 21 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन है कि हाइट हमारी 180 से ज्यादा होनी चाहिए। तो इसने बोला है कि तीसरी कंडीशन दे दी कि या तो एज 21 से ज्यादा हो या फिर हाइट 180 से ज्यादा हो, और लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए। तो अब ये बोल रहा है कि मेरे पास दोनों क्वेरीज है, ए और बी की दोनों हमें रिटर्न कर दिया। फर्स्ट वाली हमें 10 रोज रिटर्न करी है, मतलब 10 कॉलम्स आ गए हमारे, 10 वैल्यूज आ गई है 10 रोज की। और बी वाले में हमारे पास 7 रोज आ गए। तो उसने बोला है कि वन पॉसिबल नंबर ऑफ रोज रिटर्न बाय द एसक्यूएल क्वेरी, कि एक नंबर ऐसा कौन सा पॉसिबल है कि इनके अंदर से सी वाली में जो हमें मिल जाएगा। तो देखो इसका सीधा सीधा सा हिसाब है कि अगर हमने फर्स्ट कंडीशन अप्लाई किया तो हमारे पास 10 आ गया, सेकंड कंडीशन अप्लाई की तो 7, टोटल कितनी होगी 17 होगी हमारे पास। तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ है, ये देखो, ठीक है। तो अगर 7 लोगों की हाइट भी अगर 180 से ज्यादा है और एज 21 से ग्रेटर देन है, तो हमारे पास कितने बच्चे बचे हैं, मतलब या पीपल बचे हैं कि 180 से कम हाइट होगी उनकी और एज भी 120 से ज्यादा, तो हमारे पास 3 हो गए। तो हम इन दोनों का ऐड करके हमारे पास कितनी टोटल रोज आ गई, 10 रोज आ गई। तो 10 और 17 के बीच में हमारी कोई भी वैल्यू रेंज आएगी, वो हमारी हो जाएगी इसकी 3 की जो है ना पॉसिबल कंडीशन हो जाएगी। तो 10 to 17 के बीच में मेरे पास ऑप्शन में ए की वैल्यू है, इसलिए हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें सिर्फ कंडीशंस गिवन है, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट इसलिए किया हमने कि क्योंकि हमें रोज गिवन है। तो और का मतलब होता है या तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए या फिर ये वाली हो जाए, ये चीज हमारी होती है और के साथ। तो अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें इसने बोला है, अब रिलेशनल DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी है, व्यूज इन ए डेटाबेस सिस्टम आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प विद एक्सेस कंट्रोल बाय अलोइंग यूजर्स टू सी ओनली अ पर्टिकुलर सबसेट ऑफ द डाटा इन द डेटाबेस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी है, क्योंकि व्यूज का हम किस लिए यूज करते हैं, हम किसी भी डेटाबेस पे सिर्फ वो क्वेरीज लगाते हैं जो हमें चाहिए होती है, जो टेबल हमें जरूरत होती है। तो एसक्यूएल क्वेरीज का यूज ही हम इसलिए करते हैं कि पूरे के पूरे डाटा सेट में से हम सिर्फ वो सबसेट निकाल सकें जिसपे हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, या फिर जो डाटा हमारे लिए यूजफुल है, एक पर्टिकुलर डाटा जिसपे हमें काम करना है या फिर जो हमें चाहिए, हमारी इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सके, वहां से रिट्रीव कर सके। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लिखी है। तो जहाँ पे फर्स्ट है वो तो ए और सी ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब देखें सेकंड वाला, ER डायग्राम्स आर यूजफुल टू लॉजिकली मॉडल कंसेप्ट्स। तो नहीं, सिर्फ लॉजिकल मॉडल कंसेप्ट के लिए तो नहीं होता ये यूजफुल। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें तो हम एक फिजिकल डाटा ड्रॉ करते हैं ना, जैसे ER डायग्राम्स में क्या होते हैं, हम टेबल्स बनाते हैं और वो सॉरी एंटिटीज एट्रीब्यूट्स की को इनको सबको कैसे दिखाते हैं, डायग्राम फॉर्म्स में दिखाते हैं। तो ये लॉजिकल तो नहीं होता, इसमें एक फिजिकल अपीयरेंस भी होता है कहीं ना कहीं से। तो सेकंड वाला तो आएगा इस, क्योंकि इसने फॉल्स पूछा तो सेकंड वाला तो आएगा। तो बी वाला भी एलिमिनेट हो गया। तो फर्स्ट को और इसको एलिमिनेट किया ना हमने सेकंड को, तो हमारा डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो आंसर आएगा डी, मतलब सेकंड थर्ड एंड फोर्थ तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या हमारी फॉल्स है। तो पढ़ लेते एक बारी,
पहले फोर्थ वाली पढ़ लेते हैं। एसक्यूएल इज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, ये ड्राइव्ड होती है शायद, है ना, डिक्लेरेटिव, सॉरी, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज होती है एसक्यूएल हमारी। एंड थर्ड वन और पढ़ लेते हैं। एन अपडेट अनोमली इज व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अनलेस सम अदर अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑलवेज, तो ये भी हमारी गलत है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अभी हमने जो अभी ये डायग्राम्स हमारे फिजिकल डाटा मॉडल भी होते हैं, लॉजिकल डाटा मॉडल भी, दोनों होते हैं, तो इसलिए वो गलत है, सिर्फ उसमें लॉजिकल लिखा हुआ था। अपडेट एनोमली हमारी सेम डाटा के ऊपर रिपीट होती है मल्टीपल रोज में, और हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, बट हर एक इंस्टांस पे नहीं करते, जो जो हमें जरूरत होती है उनके ऊपर करते हैं, तो इसलिए वो वाली भी फॉल्स थी हमारी, वो भी आंसर में आ जाएगा। तो एसक्यूएल हमारी डिक्लेरेटिव लैंग्वेज होती है, मतलब नॉन प्रोसीजरल होती है, कि जब हम कोड करते हैं ना उसमें से, तो हम इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है कि हमने ये किया क्यों है, हमें सिर्फ इस बात से फोकस होता है, इस बात पे मतलब होता है कि हमें ये रिजल्ट चाहिए, वो हम कैसे लेके आ सकते हैं। तो ये सारी चीज होती है हमारी एसक्यूएल में, इसलिए इसको डिक्लेरेटिव बोलते हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इन ए रिलेशनल डाटाबेस मॉडल नल वैल्यूज कैन बी यूज्ड फॉर ऑल बट वन विद वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इन सब में से किसके लिए हम यूज करते हैं, तो बताओ भाई। टू अलो डुप्लीकेट टबल्स इन द टेबल बाय फिलिंग द प्राइमरी की कॉलम्स विद नल एंड टू अवॉइड कंफ्यूजन विद एक्चुअल लेजिटिमेट डाटा वैल्यूज लाइक 0 फॉर इंटीजर कॉलम्स एंड द एम्प्टी स्ट्रिंग फॉर स्ट्रिंग कॉलम्स। तो बी वाला तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब 0 0 खुद एक इंटीजर वैल्यू है, तो उसकी जगह हम नल क्यों यूज करेंगे, हमें क्या ही जरूरत पड़ेगी उसको नल की यूज करने की, तो बी वाला तो एलिमिनेट हो गया ऑप्शन हमारा। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन आ जाता है, टू लीव कॉलम्स इन ए टपल मार्क्ड एज अननोन व्हेन द एक्चुअल वैल्यूज इन अननोन, जब वैल्यू ही अननोन है तो हम उस पे नल क्यों लिखेंगे, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। टू फिल ए कॉलम इन ए टपल व्हेन दैट कॉलम डज नॉट रियली एग्जिस्ट, जब कॉलम ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसमें हम नल को क्यों फाइंड आउट करें, मतलब क्यों फिल करेंगे, तो नल वैल्यू हमें जरूरत ही नहीं है उसमें डालने की, तो इसलिए डी भी नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन बचा ए। इसको एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। टू अलो डुप्लीकेट टपल्स इन द टेबल बाय फिलिंग द प्राइमरी की कॉलम्स विद नल, तो इसका आंसर ये इसलिए आएगा क्योंकि प्राइमरी वैल्यूज में हम नल को यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए डुप्लीकेट टपल्स को हम उसके अंदर फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, नल का यूज करते हैं। तो देखो नल कैन नॉट बी यूज्ड इन प्राइमरी की, एंटिटी कांस्टेंट होता है इसलिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट टपल्स यूज करते हैं टेबल के अंदर प्राइमरी की कॉलम में नल को फिल करने के लिए। तो आज के क्वेश्चन यही है, यह प्रोजेक्शन और सिलेक्शन वाला टॉपिक क्वेश्चन हम कल करेंगे, आज की वीडियो में यहीं तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, प्लीज सपोर्ट मी गाइस। तो मिलते हैं नई वीडियो में, राधे राधे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।